स्वच्छ भारत के लिए दिल्ली में जुटे 6 राज्यों के मुख्यमंत्री। स्वच्छता मिशन पे हुआ मंथन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा के गांवों में शौचालय बनाने का काम 86% पूरा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गठित किए गए नीति आयोग के सब ग्रुप की बुधवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इनमें कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत और सिद्धारमैया भी शामिल थे। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन पर विस्तार से मंथन किया गया। स्वच्छता अभियान को कारगर तरीके से चलाया जाए, इसके लिए श्री चंद्रबाबू नायडू के चेयरमैनशिप में बहुत सी रिकमेंडेशंस आज तय की है, जो आगामी 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी को सौंप दी जाएंगी। और उस अनुसार आशा है कि 2019 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के तक स्वच्छ भारत का जो मिशन है हमारा वो पूरा हो, ताकि देश दुनिया में हम माथा ऊंचा करके ये कह सकें कि नाउ इंडिया इज स्वच्छ, भारत स्वच्छ। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत प्रदेश में 86% शौचालय बना लिए गए हैं और जल्द ही ये मिशन 100% तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गांव के हर घर में शौचालय होगा, सरकार उसे 5 लाख का नगद इनाम देकर सम्मानित भी करेगी। सब ग्रुप का एक रिकमेंडेशन है, सारे देश भर के लिए होती है। जहाँ तक हरियाणा का विषय है, हमने भी उसमें स्वच्छ हरियाणा मिशन इसका गठन कर दिया है और जो रिकमेंडेशंस केंद्र की ओर से आएंगी उनको सबको लागू करेंगे। अभी तक टॉयलेट्स जो बनाए जा रहे हैं उसमें 86% अचीवमेंट हमारा हो गया है, इसको और तेज गति से करेंगे। पहले से हमने तय किया है कि जिन गांव में स्वच्छ टॉयलेट्स सब गांव में बन जाएंगे तो उनको 5 लाख रुपए का हमने उनको इनाम देने की बात पहले से कही हुई है। स्वच्छता मिशन पर गठित नीति आयोग के सब ग्रुप की ये चौथी और आखिरी बैठक थी। अब सब ग्रुप अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगा। मुख्यमंत्री पर दिए गए हवा सिंह सांगवान के आपत्तिजनक बयान पर भड़का पंजाबी समुदाय। पूर्व मंत्री एसी चौधरी ने सांगवान को बताया जानवर, लेकिन सांगवान अभी भी अपने बयान पर कायम। को मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान से अरोड़ा खत्री जो हिंदू आए हुए हैं वो तो मूल निवासी हैं, वहाँ के मूल रहने वाले तो पाकिस्तान के ही हैं, तो हम उनका मूल जो है वो पाकिस्तान बोल रहे हैं। कल जाट नेता हवा सिंह सांगवान की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दिए गए बयान पर अब विवाद और गहरा गया है। पंजाबी समुदाय की ओर से पूर्व मंत्री एसी चौधरी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सांगवान को बेलगाम जानवर बताया है और जाट समुदाय के पढ़े लिखे लोगों से उनके गले में पट्टा बांधकर उन पर लगाम लगाने की मांग की है। साथ ही चौधरी ने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले लोगों के लिए पाकिस्तानी और रिफ्यूजी शब्द कहने पर रोक लगाने की मांग की है। जाट समुदाय के भी पढ़े लिखे और प्रबुद्ध लोगों का कौलोपान करेंगे, उन्हें आह्वान करेंगे कि वो अपने इस जो बेलगाम जानवर कहूँ इसको अपना पट्टा डाले और इसके खिलाफ एक्शन ले और पंजाबी समुदाय के साथ सीधे इंसाफ की अपने बराबर के भाईचारे का रिश्ता बढ़ाए। उधर सांगवान अब भी अपने बयान पर कायम है। उनके मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा है। किसी को भी जो है मेरे बयान की क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, ये प्रजातंत्र है, लेकिन जहाँ तक माफी की बात है वो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। माफी तो उन लोगों को मानना चाहिए जो इस बात को समझ नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर रहे हैं सच्चाई को, उनको माननी पड़ेगी और आने वाला समय ये बात बताएगा। दरअसल ये पूरा विवाद मुख्यमंत्री के उस बयान से शुरू हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि लाठी डंडों के सहारे आरक्षण मांगने वाले कमजोर कैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के इसी बयान से खफा हवा सिंह सांगवान ने उन्हें पाकिस्तानी कह दिया है। जाट नेता हवा सिंह सांगवान के बयान पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी नसीहत। बोले, मर्यादा में रहकर रखें अपनी बात। हरियाणा प्रदेश आज नए युग में प्रवेश कर रहा है। जात पात से ऊपर उठ करके, आज क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके, भाई भतीजावाद की राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां यह निश्चित तौर पर निंदनीय है और यह कतई भी शोभा नहीं देती। हवा सिंह सांगवान ने सीएम के एक बयान पर उन्हें पाकिस्तानी करार दिया था, जिसके बाद से वो बीजेपी और पंजाबी समुदाय के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान। बोले, शहीदी दिवस के मौके पर रेवाड़ी में होना था 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान।
लेकिन पूर्व सैनिकों के बढ़ते दबाव के चलते समय से पहले करनी पड़ी घोषणा। शहीदी दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी रेवाड़ी सहित पूरे दक्षिण हरियाणा में राव तुलाराम को याद किया गया। हालांकि इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। वैसे रेवाड़ी में राव तुलाराम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की माने तो इस बार शहीदी दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना थी। इंद्रजीत के मुताबिक आज के ही दिन पीएम ने रेवाड़ी से पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान करना था, लेकिन पूर्व सैनिकों के बढ़ते दबाव और पंचायत चुनावों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। हमारी मंशा थी कि इस बार शहीदी दिवस के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी को बुलाया जाए और यहाँ से 1 रैंक 1 पेंशन अनाउंस करवाई जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ कठिनाई ऐसी आई कि एक तो हमने जल्दी से जल्दी 1 रैंक 1 पेंशन अनाउंस करवानी थी क्योंकि फौजी भाई दिल्ली के अंदर धरने पे बैठे हुए थे, और दूसरा कारण ये था कि हमारे को रेवाड़ी के अंदर करने में दिक्कत इसलिए आती कि हरियाणा के पंचायती राज के चुनाव सर के ऊपर आ गए थे, आचार संहिता लागू होने की संभावनाएं थी, तो बनी बनाई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनावों से पहले रेवाड़ी में ही 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था। यही वजह है कि भाजपा एक खास मौके पर अपने इस वादे को रेवाड़ी में ही पूरा करना चाहती थी, लेकिन पूर्व सैनिकों के बढ़ते दबाव के चलते सरकार को समय से पहले इसका ऐलान करना पड़ा। डेंगू से बचाव के लिए हरकत में सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश, स्कूल ड्रेस कोड में दी जाएगी छूट। मच्छरों से बचाव के लिए बच्चे ढके पूरा शरीर। डेंगू के डंक से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में है। खासकर स्कूली बच्चों को डेंगू के डंक से बचाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को ड्रेस कोड में छूट देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक उन्होंने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि मच्छरों से बचने के लिए स्कूली बच्चे अपना पूरा शरीर ढककर स्कूल आएं। इसके लिए बच्चे कोई भी ड्रेस डालकर आ सकते हैं। सभी स्कूलों को और आम लोगों को भी हम कहना चाहते हैं और स्कूलों के लिए बाकायदा हम नोटिफिकेशन भी जारी करवा रहे हैं कि वो बच्चों को कहें कि वो पूरी बाजू के कपड़े डाल के ताकि अपने शरीर को बचाया जा सके। अब कई जगह पर ये दिक्कत आ रही है कि भाई यूनिफॉर्म उनकी जो है वो है यहाँ बाजू की, तो जो ड्रेस कोड है तो कुछ दिनों के लिए जब तक डेंगू का प्रकोप है तो ड्रेस कोड है उससे सभी स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे पब्लिक स्कूल हैं, सबको उससे इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी अस्पताल बिना सीएमओ की जांच के किसी भी मरीज को डेंगू का मरीज घोषित न करे। रोहतक पीजीआई में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंचा आंकड़ा। प्रशासन के दावों की खुली पोल। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग भले ही लाख दावे कर रहा हो, लेकिन डेंगू का प्रकोप कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। रोहतक पीजीआई में डेंगू के मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंच गई है। आलम यह है कि मरीज फीवर वार्ड में चारपाई डालकर लेटने को मजबूर हो गए हैं। पीजीआई प्रबंधन पुख्ता प्रबंधों का इंतजाम कर रहा है, लेकिन मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर सही तरीके से देखभाल न करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट नहीं दे रहे टाइम पे, ना केयर कर रहे हैं, बुलाने जाते हैं उल्टी पड़ रही है भाई, ज्यादा इनको ब्लडिंग हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप लेटे रहो। कल रात का कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं आया, कल दोपहर के बाद अब तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया। कई बार चक्कर काट चुके, कोई डॉक्टर केयर नहीं करा, कोई नर्सिस नहीं आ रही और ये बहुत दिक्कत में है। डेंगू पॉजिटिव है, प्लेटलेट्स भी 10 जा रहे हैं। लगातार अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर काबू पाने के तमाम दावे कर रहा है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या ने उनके दावों की पोल खोलकर रखती है। तो पिछले 24 घंटों में हुई बारिश की वजह से डेंगू का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब में कैप्टन को लेकर सियासत गर्म। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने अमरिंदर सिंह की पार्टी छोड़ने की खबरों को किया खारिज। बोले जो पार्टी तोड़ेगा उसे हम गद्दार कहेंगे। पंजाब की सियासत में इन दिनों पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी आला कमान से नाराजगी खासी चर्चा में है। नाराजगी का आलम यह है कि खबरें यहां तक उड़नी शुरू हो गई कि अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बनाएंगे।
यही वजह है कि बुधवार को कैप्टन समर्थक विधायक राजकुमार वेरका मीडिया के बीच आए और शायराना अंदाज में तमाम अटकलों को खारिज किया। देखिए, कोई पार्टी नहीं बना रहा, ना कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये खबर तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये सिर्फ जो न्यूज़ है ये साजिश के तहत चलाई गई न्यूज़ है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयान में अभी कहा है कि कांग्रेस हाईकमान, सोनिया गांधी मेरी लीडर है, राहुल गांधी मेरे लीडर हैं, और पार्टी जो फैसला करेगी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा मुझे मंजूर होगा। मैं तो ये भी शब्द बोले नाल कि जो पार्टी तोड़ने की बात कहेंगे उनको हम गद्दार कहेंगे। दरअसल कैप्टन ने कुछ ही दिन पहले के इंटरव्यू में सीधे तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। जींद के कालवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। चचेरे भाई ने दो व्यापारी भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। जींद के कालवा गांव में जमीनी विवाद के एक मामले ने बुधवार को खूनी रंग ले लिया। चचेरे भाई ने अपने दो व्यापारी भाइयों को घर में घुसकर गोली मार दी। इस वारदात में संदीप नाम के एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई राजकुमार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से बाद में उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। ये पहले भी एक बार तो ये किशन का लड़का है जो उसने फायरिंग करी थी, तब तो इनका केस चल रहा था कि फिर वारदात कर दी थी। तो मरने वाला कौन है और इसके काम क्या करते हैं? ये गढ़ाई का काम कराया करते जी। एक तो अपने जुआनी रोड जी बाजार में दुकान में संदीप है जी, और एक बड़ा भाई था वो राजकुमार हो गाँव। इस घटना से पूरे गांव में तनाव का माहौल है और फिलहाल कातिल भाई गांव से फरार बताया जा रहा है। करनाल के कॉन्वेंट स्कूल में सामने आया बच्चियों से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला। स्कूल के ही कर्मचारियों पर लगे छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। स्कूल प्रशासन के खिलाफ अभिभावकों का फूटा गुस्सा। करनाल के कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों से छेड़छाड़ का मामला सामने आने से लोगों में हड़कंप मच गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दरअसल पिछले सप्ताह स्कूल के प्राइमरी विंग में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम बच्ची ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया था, तो बच्ची के माता पिता ने इसका कारण पता लगाने की कोशिश की और सामने आया एक चौंकाने वाला सच। परिजनों के मुताबिक बच्ची के साथ स्कूल के ही कर्मचारियों द्वारा छेड़छाड़ की जाती थी, जिस कारण बच्ची ने डरकर स्कूल जाने से इनकार कर दिया था। एक हफ्ते पहले कंप्लेंट करी गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तो जब ये सारे पेरेंट्स बटड़े हुए तब कार्रवाई की गई है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की स्कूल ने। हफ्ते पहले वो कंप्लेंट की गई थी, स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर स्कूल कार्रवाई करता तो क्या जरूरत थी पेरेंट्स को आने की? एक गुड़िया ने अपने पेरेंट्स से पहले स्कूल में कंप्लेंट की, उसने मैडम से, वहाँ नहीं सुनवाई, उसने अपने पेरेंट्स से बताया जाके। बच्चों को क्या पता है, LKG की बच्ची है वो। अब तक 3 अभियुक्तों का उन्होंने नाम लिखवाया है, जिनको राउंड अप करके हम पूछताछ कर रहे हैं और इसके बाद जांच में जो भी चीज़ सामने आएगी उनके मुताबिक उनको गिरफ्तार किया जाए। शहर के इतने बड़े प्रतिष्ठित निजी स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ के मामला सामने आने से पूरी करण नगरी में खलबली मची है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से शिक्षा का मंदिर एक बार फिर से दागदार हुआ है। MDU में नेट परीक्षा पास कराने के नाम पर छात्रा का शोषण। छात्रा ने बिना नाम की लिखित शिकायत VC को सौंपी। जांच कमेटी का हुआ गठन। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में UGC नेट परीक्षा पास कराने के नाम पर एक छात्रा के शोषण का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के एक विभाग के निदेशक ने परीक्षा पास कराने की एवज में छात्रा से मोबाइल पर अश्लील बातें भी की। इस छात्रा ने बातचीत की रिकॉर्डिंग कर CD बना ली। अब इस CD को प्रधानमंत्री और राज्यपाल को भेजा गया है। हालांकि शिकायतकर्ता छात्रा सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रा के बिना नाम और पते की शिकायत MDU के VC से भी की गई है, जिसके बाद MDU के VC ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। CBI है, उसकी वॉइस सैंपल की जांच कराने के लिए
मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि वो किसी एक्रेडिटेड लैब से उसकी पहले वेरिफिकेशन कराएं, और वेरिफिकेशन होने के उपरांत जो है, क्योंकि जो शिकायत आई है तो उसमें लिखित जो शिकायत है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं अपना नाम वगैरह गलत उसमें लिख रहा हूँ, तो वो तो सिडोनिमस कंप्लेंट है, किसी से उसके बारे में गवाही भी नहीं ली जा सकती। तो इसीलिए उसको हम वॉइस सैंपल को चेक करने के बाद ही इस पे इंक्वायरी जो हो रही है उसके बाद हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। एमडीयू में जिस निदेशक पर ये आरोप लगे हैं वो पहले भी विवादों में रहे हैं। फिलहाल छात्रा की ओर से सौंपी गई सीडी को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। फरीदाबाद में लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल से युवक ने लगाई छलांग। पत्नी के घर जाने से इनकार करने से था परेशान, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फरीदाबाद में लघु सचिवालय से एक युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस युवक ने हाल ही में अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज की थी। लड़की के परिजनों ने लड़के पर उनकी बेटी को भगाने का मामला दर्ज करवाया था, जिसके संबंध में आज दोनों पक्षों को एसीपी ने सुलह के लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर बुलाया था, लेकिन वहां लड़की ने लड़के के साथ रहने के लिए साफ साफ मना कर दिया, जिसे युवक सहन नहीं कर पाया और उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये दो लड़की अपने दोनों को गए हुए थे, आज इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था 363 का, जो ये 4 दिन पहले आए हैं, जो हाई कोर्ट से इन्हें शादी कर रखी थी, जो इसने इनको पुलिस गार्ड के लिए दे रखे थे, जो आज एसीपी साहब के पास बयान कराने थे, जो उनके परिवार भी, दोनों परिवार साथ थे, उनके परिवार से बतन बाप से क्या बात हो क्या नहीं, उससे वो उसकी कारण होकर वहाँ से निकल कर ये वहाँ से खो दिया। फिलहाल बीके अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है, जहां पर अभी भी उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हिसार में सरपंच उम्मीदवार की हत्या के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 8 टीमों का गठन, एसपी का दावा जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। हिसार में सरपंच पद के उम्मीदवार की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र गुप्ता के मुताबिक पुलिस लगातार आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। एसपी के मुताबिक मामले में 8 टीमों का गठन किया गया है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले ये सभी बदमाश पहले भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इनमें से कई बेल पर जेल से बाहर थे। हाँ, ये कल सुबह 9 बजे की घटना है झीड़ी गांव की। वहाँ पे एक संदीप गुदारा नाम के व्यक्ति हैं जिनका मर्डर किया गया। इस मर्डर में कुछ मुलजिम हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। उनके लिए जो है गिरफ्तारी के लिए हमने 7-8 टीम्स अपनी बनाई हैं जो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर दी है। हमें पूरा उम्मीद है हम इन सभी बदमाशों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। गौरतलब है कि कल सुबह जब संदीप गोदारा अपने एक साथी के साथ घर लौट रहा था, तभी गाड़ी सवार बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गुड़गांव में यमराज का कट गया चालान। स्कॉर्पियो गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखा हुआ था यमराज। गुड़गांव की ट्रैफिक पुलिस ने स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट भी बदली। धरती पर उतरा ये यमराज गुड़गांव पुलिस की नजरों से नहीं बच पाया। जी हां, गुड़गांव पुलिस ने एक ऐसी स्कॉर्पियो का चालान किया है जिसकी नंबर प्लेट पर यमराज लिखा हुआ था। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी चालक मनीष को रुकवाया और उसका चालान किया। गाड़ी के पीछे लगी नंबर प्लेट पर लिख के यमराज को हटाकर वहां नंबर प्लेट भी लगवाई। उसके बाद ही गाड़ी को वहां से जाने दिया गया। गाड़ी की नंबर प्लेट पर गाड़ी के नंबर नहीं लिखवाने के कई सारे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन शायद नंबर प्लेट पर यमराज लिखवाने का ये पहला मामला है। अंबाला के मुलाना में हादसे का शिकार हुई स्कूली बस। हादसे में 10 स्कूली बच्चे हुए घायल। गुस्साए लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ की मारपीट। अंबाला के मुलाना में आज सुबह करीब 6:30 बजे शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे बस में बैठे करीब 10 बच्चे घायल हो गए। दरअसल बस बच्चों को लेने के लिए जा रही थी कि तभी पौंटी गांव के नजदीक अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खेतों में पलट गई। वहीं बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बस पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पहुंचकर बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्कूल के चेयरमैन भी पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया।
परिजनों का आरोप है कि बस 30 सीटर थी, लेकिन बस में 50 से ज्यादा बच्चे बिठाए गए थे। पूरे हादसे के लिए स्कूल बस के ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस बस ड्राइवर की तलाश में जुटी है। पानीपत में 2 दिन के बाद भी नहर में डूबे युवक का नहीं मिल पाया कोई सुराग। गुस्साए परिजनों ने लगाया मिशन चौक पर जाम। सोनीपत में गुड़मंडी निवासी 21 साल का युवक संदीप 21 सितंबर को बड़वासनी गांव में नहर में मिट्टी लेने गया था, लेकिन पैर फिसलने के कारण नहर में बह गया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी संदीप का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। लिहाजा गुस्साए परिजनों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा और उन्होंने मिशन चौक पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे को यही आक्रोश है कि हमारा जो भाई जहाँ भी गुम है, हमें नहीं पता वो नहर में है या कोई उसके साथ साजिश हो गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमारे को हमारा भाई मिलना चाहिए। क्या हादसा हुआ, हमारे को सच्चाई पता चलनी चाहिए, इसकी सच्चाई क्या है। इस मामले में संदीप के परिजन डीसी और पुलिस से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें कार्रवाई का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रोहतक में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट हुई ढुलखाप। खाप ने शादियों में शराब और डीजे पर लगाई पाबंदी। रोहतक के भगवतीपुर गांव में आज ढुलखाप का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में खाप चौधरी कई तरह की कुरीतियों के विरोध में खड़े दिखाई दिए और सम्मेलन में गांव की शादी में डीजे और शराब पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही खाप के लोगों ने दहेज प्रथा और अंधविश्वास पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया। जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक बुराइयों के, उन पे ही ये सम्मेलन उनके ऊपर आधारित है और हमने कुछ मामले हमारे सुलझाए हैं, जैसे लड़कियों को छोड़ देते हैं, बहुओं को छोड़ देते हैं। ढुलखाप ने शादियों में हथियार लेके चलने और उसके इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की। खाप का मानना है कि शादियों में हथियार और शराब के सेवन से अपराधों में इजाफा होता है। कुछ ही घंटों की बारिश से पानी पानी हुआ अंबाला। कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के घर और पुलिस थानों में भी घुसा पानी। मंगलवार देर रात हुई जबरदस्त बरसात अंबाला के लोगों पर आफत बनकर बरसी। कुछ ही घंटों की बारिश ने अंबाला में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। बारिश की वजह से अंबाला कैंट और सिटी के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। यहां तक कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी पानी खड़ा हो गया। आधी रात को आई इस आफत ने हजारों परिवारों के साथ साथ बड़ी संख्या में वाहन चालकों को भी मुश्किल में डाल दिया। इस बरसात से न सिर्फ पुलिस थाने बल्कि स्थानीय विधायक और मनोर कैबिनेट में मंत्री अनिल विज के घर भी डूबे नजर आए। आनन फानन में अनिल विज ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और नारनौल से सीधे अंबाला वापस पहुंचे और प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद लोगों के बीच निकल पड़े। केवल अंबाला में बाढ़ आई है। हमने जो ट्रबल पॉइंट है, जहां पर अभी भी पानी खड़ा है, रुका हुआ है, उस सारे का अभी हमने अपने सारे वर्करों को कल हमने आदेश दिए थे कि वो सारे अंबाले में फैल जाएं और जगह जगह पर जाकर लोगों की मदद भी करें और पॉइंट्स नोट भी करें कि जहाँ जहाँ पर पानी है। अब भी हमने कार्यकर्ताओं से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। सारे अधिकारी जिले के बैठे हुए हैं। अब हम उसकी प्लान करेंगे। सारा जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा है, कहीं पर हमें मोटरें लगानी पड़ती हैं, जहाँ कहीं पर जो भी इंतजाम करना पड़ता है, कच्ची पक्की कोई नाली बनानी पड़ती है, वो बनाएंगे। कई घंटों की बारिश से अंबाला में जो हालात बने वो अंबाला प्रशासन पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश से पहले जमीनी स्तर पर नालों और ड्रेनेजों की सफाई की गई होती तो शायद आज आलम ये ना होता। किसानों पर पड़ी बरसात की मार। हजारों एकड़ तैयार खड़ी धान की फसल खराब होने का अंदेशा। किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। देर रात झमाझम हुई बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। बरसात से प्रदेश के कई इलाकों में हजारों एकड़ तैयार खड़ी धान की फसल तेज हवाओं और बारिश के चलते खेतों में बिछ गई है। किसानों का कहना है कि बारिश से 50% धान की फसलों को नुकसान हुआ है। अगर बारिश बंद नहीं हुई तो नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। एक तो जीरी का पहले किसानों को रेट नहीं मिल रहा और ये बेमौसमी बरसात हो, इससे फसल सारी जाम का बर्बाद लग रही है। और हारा का मौसम फिर खराब हो रहा है, जो और मौसम ऐसे चलता रहा तो फसल जामने से सारी फसल का नुकसान हो जाएगा।
फिलहाल किसानों को सरकार से मदद की दरकार है। बरसात से प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। आफत की बरसात ने ली एक और किसान की जान। अंबाला में फसल बर्बाद होने के बाद एक किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। अंबाला के मछोंडा गांव में एक किसान को फसल खराब होने का ऐसा सदमा लगा कि उसने मौत को गले लगाना ही सही समझा। परिजनों के मुताबिक मृतक बलबीर सिंह बीती रात खेतों की हालत देखकर वापस लौटा तो बड़ा परेशान था, जिसके बाद उसने बाड़े में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी बहन है पंजाब में सील कपड़ा भी आई है और इसका 2-3 महीने पहले इसका जीजा की डेथ हो गई थी। अयुब अक्सर ज़्यादा वहाँ रहता था, यहाँ कम रहता था। ये परसों ही आया था यहाँ और 2-3 महीने से परेशान चल रहा था। खेत में गया था, खेत में वापस आया तो शाम में खाना नहीं खाया इसने और डंगरावड़ा में सो जाता था कई बार। तो यहाँ इन्हें सवेरे पता लगा भाई इसके तो सुसाइड कर गया, तो उस मौके पर हमने इसकी कार्रवाई कर दी। बलबीर अपनी बहन के पास रहता था और कभी कभी ही अंबाला आता था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के सरदार सिंह को भारतीय हॉकी टीम की कमान। न्यूजीलैंड दौरे के लिए हॉकी इंडिया ने की टीम घोषित। हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 मैचों की सीरीज के लिए फिर से सरदार सिंह पर भरोसा जताया है। भारतीय टीम सरदार सिंह की अगुवाई में 2 से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड में 6 मैच खेलेगी। हॉकी इंडिया ने 21 सदस्यीय टीम में गोलकीपर पी श्रीजेश को टीम का उप कप्तान बनाया है। बता दें कि भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड लीग की तैयारियों के तहत ये दौरा करेगी। वर्ल्ड लीग का आयोजन 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक रायपुर में होना है। इसके बाद भारतीय टीम को अगले साल यूरो ओलंपिक की कड़ी परीक्षा से भी गुजरना है। बेशक न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज अंतिम समय पर तय हुई हो, लेकिन खिलाड़ियों को विदेशी धरती पर अपने आप को परखने का एक मौका जरूर मिल गया।